subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक आपदा की। तो यह जो चैप्टर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, यह चैप्टर है परीक्षा वाणी का। तो परीक्षा वाणी की यह चैप्टर है। इससे अलावा यहाँ पर बहुत सी वीडियो डाल चुका हूँ परीक्षा वाणी से संबंधित, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले जो भी विज्ञप्ति वगैरह आए हैं FRO, RO या लोअर PCS, उसकी सारी की नोटिफिकेशन और उसका जो पेपर है वो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में दुनिया के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं लगभग, ठीक है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में दुनिया के जो लगभग भूकंप हमको देखने को मिलते हैं वो होता है कुल 10%, ठीक है। 10% भूकंप जो हैं वो उत्तराखंड में हमें देखने को मिल जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर इतने प्रतिशत भूकंप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। इसमें भी अगर हम बात करें तो जो हमारा भूकंपीय क्षेत्र है, मतलब जो वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड को जो बांटा है, इसमें 2 जोन में बांटा हुआ है। एक है जोन 4 और एक है जोन 5। जोन जो 5 है भूकंपीय क्षेत्र में, इनमें देहरादून के अलावा, मतलब हम देखें जोन 5 में जो आते हैं वो आते हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। और 4 में आते हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर। ये संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। 2 जोन में इसको बांटा हुआ है। तो टोटल 68% जो विश्व के भूकंप होते हैं, उन भूकंपों में से 10% तो उत्तराखंड में ही देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर जो प्रभाव पड़ रहा है वो पिघल रहे हैं और ये संकुचित होते जा रहे हैं। जब कोई भी ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो अपने क्षेत्र से जो पिघलते पीछे को जाएगा तो वो संकुचित हो जाएगा, यानी कि वो एक समय बाद हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कुछ ग्लेशियर्स जो हैं वो आने वाले समय में हमें गायब हो जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ एक खाली ज़मीन हमको देखने को मिलेगी। तो ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव होता है, हम देखते हैं, अगर हम अपने भूगोल वगैरह पढ़ी है तो ग्लोबल वार्मिंग में एक चैप्टर आता है जिसको हम बात करते हैं वायुमंडल का, जिसमें हम पढ़ते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। उन ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से, जैसे CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जलवाष्प होते हैं, ऐसे बहुत से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट डालती हैं जो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही हैं, ठीक है। तो इससे पृथ्वी गर्म होगी तो उसका तापमान बढ़ेगा, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम वायु प्रदूषण भी कह सकते हैं एक हिसाब से। तो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में 10 वर्षों में एक बड़ा भूकंप आता है। तो हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप हमको देखने को मिलते हैं, लगभग 50 साल में एक भूकंप हमको देखने को मिलता है। उत्तराखंड में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ से जो आता है 5 की तीव्रता से लेकर 9 की तीव्रता तक यहाँ पर भूकंप हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने देखते हैं उत्तरकाशी में है, गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में है, ऐसे कई भूकंप क्षेत्र हमको देखने को मिल जाते हैं। और अभी हम इनमें आगे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से भूकंप कब कब आए थे, ठीक है ना। चलिए, तो भूकंपों की तीव्रता नापने के लिए भूकंपमापी स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जो देहरादून, टिहरी में, गरुड़गंगा में है, ठीक है, स्थापित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्लेटों का खिसकना मुख्य कारण है। जो प्लेटों का खिसकना होता है वो है मुख्य कारण भूकंप आने का। भूकंप अधिकतर जो उत्तराखंड में आते हैं, या भूकंप हमारे जो पूरे विश्व में अधिकतम आते हैं, वो आते हैं प्लेटों को खिसकने से आते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो प्लेटों का खिसकना होता है हमारे कुल विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हो ज्योग्राफी में, तो उसमें एक हैरी हेस थे, उन्होंने सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझाया था। और आज पूरी दुनिया इसी को मानती है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो नीचे वाले, यानी कि सियाल पर जो है, सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। ये एक कहानी हमको मतलब देखने को मिलती है। तो ये एक सच्चाई है, मतलब कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है कि वैज्ञानिक तौर पर प्रूव हो चुका है कि प्लेटों का खिसकना ही क्या होता है, भूकंप आने का कारण होता है, ठीक है।
आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, इसे कहा जाता है, इसे कहता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो है ये एक्चुअल में पाई जाती है ग्रेटर हिमालयास और लघु हिमालयास के बीच में एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बुलाया जाता है। तो इसी के कारण जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है। इसका एक कारण है, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है ज्योग्राफी का ये, प्लेट टेक्टोनिक है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ, आज से करीब करोड़ों साल पहले भारत का मतलब विश्व का एक हिस्सा था जो बिल्कुल एक जगह पर संकुचित था और बाकी का क्षेत्र जो था वो पानी था। पेंजिया और पेंथलासस को कहा गया था। बाद में कहते हैं कि पेंजिया में जुरासिक काल के समय पेंजिया वगैरह में थोड़ा सा टूट फूट हुई और वो अपने अलग अलग भागों में टूट गया, यानी कि जो हमारे यहाँ पर हम देखते हैं महाद्वीप वो टूट गए थे। इसी में से एक हिस्सा जो बाहर ये जब 0 डिग्री था तो इसमें से आधा हिस्सा नीचे को खिसक गया था और आधा ऊपर को चला गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऊपर वाले हिस्से को हमने अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को हमने गोंडवाना लैंड का नाम दिया था। और भारत भी जो है वो अफ्रीका, अगर हम अफ्रीका का थोड़ा सा मैप देखें यहाँ पर, तो अफ्रीका से ही टूट के, यहाँ से टूट के भारत डेली ऊपर को खिसक रहा है, ठीक है, प्रतिदिन खिसक रहा है और इसके खिसकने की दर अभी भी है। तो यहाँ पर मेडागास्कर है, मेडागास्कर से पास से खिसकते हुए भारत यहाँ पहुँच चुका है ऊपर, ठीक है। तो भारत का निचला हिस्सा जो था ये वाला हिस्सा जो आप देखते हैं, तो कहीं पर हम जहाँ पर हम आज उत्तराखंड है, यहाँ पर एक समय पर तेथिस सागर हुआ करता था और उस तेथिस सागर में इस खिसकाव की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर एक नवीन श्रृंखला का जन्म हुआ जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो नवीन मोड़दार पर्वत, हिमालय पर्वत, तो ये सब खिसकना मतलब उत्तर की ओर खिसक रही है, यानी कि आज भी खिसक रही है। 2016 में जो एक भूकंप आया था, आपने देखा नेपाल पर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, तो उसका कारण भी भारतीय प्लेट का ऊपर को खिसकना था जो यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ गई थी। यूरेशियाई प्लेट के नीचे आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भूकंप आ जाते हैं हर बार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन कहाँ तक जाती है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो जाती है वो जाती है चमोली से नेपाल तक। वैसे हालांकि मेन सेंट्रल लाइन बहुत लंबी है जो नेपाल को भी कवर करती है, इसीलिए इसमें नेपाल में और भारत में आपका उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भूकंप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जो 2016 का भूकंप आया था उसका कारण भी यही रहा था कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर तेज़ी से बढ़ रही है और जब स्टार्टिंग में तो ये बहुत तेज़ी से खिसक रही थी, अब तो खैर ऊपर से क्या है, एक जो यूरेशियाई प्लेट है, मतलब एशिया और आपका रशियन प्लेट जो है वो बहुत बड़ी होने के कारण ये इसको खिसका नहीं पाती है, लेकिन ये उसके नीचे धंस जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हर 50 साल में एक बड़ा भूकंप आता है। अगला है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न है भूवैज्ञानिकों के अनुसार फॉल्ट लाइन किसके नीचे से गुजरती है, तो फॉल्ट लाइन जो गुजरती है वो टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है, इसीलिए टिहरी बांध का विरोध किया गया था। टिहरी बांध जो है जब हमारे वहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष जो है वो उत्तर की ओर खिसक रही है। दूसरा एक टियर आता है यहाँ पर, महान टियर फॉल्ट, ठीक है, जिसको हम भूकंप लाइन कहते हैं, जहाँ से भूकंप की लाइन गुजरती है। यानी कि भूकंप लाइन का कहने का मतलब है कि संवेदनशील इलाका होता है जो बिल्कुल आपका जो प्लेट होती है, प्लेट के किनारे के आसपास का क्षेत्र को हम बोल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लेट है वो हमेशा यूरेशियाई प्लेट की ओर खिसक रही है, तिब्बती प्लेट के नीचे चले जाती है, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या किया गया, जो हमारे जितने पर्यावरणविद थे वो पागल नहीं थे, जो भी हमारे पर्यावरणविद हैं जिन्होंने भी इसका विरोध किया है वो उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बांध विरोध का प्रयाग, जो बांध के प्रति आवाज़ उठाई गई थी वो कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी सबसे पहले, और उसके बाद 1978 में टिहरी में विद्यासागर नौटियाल ने बांध विरोधी समिति का गठन किया था। इस समिति ने लखनऊ से दिल्ली तक निरंतर संघर्ष करा और जगह जगह पर पोस्टर बना के, बैनर लगा के इसका विरोध किया कि बांध को मत बनाइए, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी आदि ने भी इस समिति के द्वारा जुड़कर इस बात का विरोध किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा जो उत्तराखंड है बहुत नवीन है, बहुत नया है और यहाँ पर हर बार भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कभी भी रिक्टर स्केल बहुत बड़ा भूकंप आ गया, 9 से बड़ा आ गया, 9 का जो भूकंप उससे बड़ा भूकंप आ गया, तो नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं टिहरी बांध के वो सारे के सारे डूब जाएंगे या बह जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर टिहरी बांध जो है उसके नीचे 7.5 किलोमीटर गहराई पर एक महान टियर फॉल्ट है। महान टियर फॉल्ट मतलब कि आपका टियर मतलब फटना होता है, ठीक है। आपको बताओ टियर मतलब किसी को हम फाड़ते हैं। महान टियर फॉल्ट का मतलब कि उसके नीचे बहुत नीचे एक गहरा पर
दोनों के बीच में मतलब ज़मीन की बहुत बड़ी दरार है। अगर बाई चांस कभी बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो दरार और ज़्यादा फट गई तो उससे क्या होगा, जो भी जलाशय है वो पूरा पूरा फट जाएगा और नीचे का जितना भी पानी है ऊपर का, वो नीचे वाले क्षेत्र को डुबा के ले जाएगा। इसीलिए टिहरी बांध का विरोध किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बांध से बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है हम लोग को। जब भी बांध बन रहे हैं वैसे तो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छे हैं, बट पर्यावरण के लिहाज से बहुत खतरनाक और बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं? अब तो बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं, पुराना ये क्वेश्चन है। तो वो इसलिए भी कर रहे थे, उन्होंने हमेशा अपना किया था, बाद में आपको पता है। इसको हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इसके नीचे फॉल्ट लाइन गुजर रही है और हानिकारक है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। इसके नीचे एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन गुजर रही है जो आने वाले समय में भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। दूसरा है, यह भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी क्षेत्र जो है भूकंप के लिहाज से गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं से ज़्यादा संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यह जो है बिल्कुल किनारे पर बसा है, प्लेट के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ। हालांकि हम लोग भी प्लेट के बीच में बसे हुए हैं, कुमाऊं गढ़वाल पूरा का क्षेत्र, यहाँ तक कि यूपी वाला क्षेत्र भी आता है उसमें आपका, और नेपाल का क्षेत्र आता है, और उसके अलावा आपका नीचे का बिहार वगैरह क्षेत्र में भी कई बार भूकंप देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था कि सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। वो इसीलिए किया था ताकि सरकार इनकी बात को नहीं मान रही थी। ये बढ़ते हैं। अगला है, हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में लंबी चौड़ी दरारें हैं, इस कारण भूकंप जो है वो धस रही हैं, ठीक है। लंबी चौड़ी दरारें हैं और इसलिए क्या हो रही है, भूकंप भूमि धस रही है, ठीक है, भूकंप की वजह से। अगला ये भी बिल्कुल सही है, भूकंप इसलिए भी आते हैं। यह क्षेत्र दो प्लेटों का मिलन स्थान है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेट जो है वो मिलती है यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट से। यूरेशियाई प्लेट, इसको हम तिब्बती प्लेट भी कहते हैं, और कुछ विद्वान मानते हैं कि यह इंडियन प्लेट जो है वो प्रतिवर्ष इंडियन प्लेट जो है प्रतिवर्ष जो है वो ऊपर को खिसक रही है, वो 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से खिसक रही है। स्टार्टिंग में जब ये टूटी थी नीचे से गोंडवाना लैंड से, तब उसमें 12 सेंटीमीटर के आसपास इसका तेज़ी से खिसकना था, वो बहुत तेज़ी से आ रही थी, वो आज से करोड़ों साल पुरानी। अब जो है आगे से कौन सी प्लेट लग गई है, आगे से लगी है तिब्बतन प्लेट, तो आगे कोई बेचारी जा नहीं पाती क्योंकि बहुत बड़ी प्लेट है तिब्बतन, तो इसलिए उसके नीचे धस जाती है। लेकिन 5 सेंटीमीटर के हिसाब से अभी भी ये खिसक रही है। इसीलिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा आपका कुछ समय पहले कि चीन ने कहा था कि मतलब नेपाल से कहा था कि जो एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई को आप बढ़ा दीजिए ना, ऊंचाई को है उसका 8,839 कुछ, या उसको ऊंचाई बढ़ी हुई मान ली गई है। कारण क्या है कि दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं और बीच का हिस्सा तेज़ी से उठ रहा है, तो इसलिए अभी भी जो हिमालय वाले जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय पर्वतों की ऊंचाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है, बट वो इतना सेंटीमीटर बढ़ती है कि उतना ज़्यादा अंदाज़ा हमको नहीं आता। 100 साल 200 साल बाद हमें अंदाज़ा आएगा कि करीबन इसकी ऊंचाई कई हज़ार मीटर या कई हज़ार फीट बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दो प्लेटों का मिलन स्थान है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं यहाँ पर, भारतीय प्लेट स्थिर यूरेशिया प्लेट से टकराती है तो हिमालय के पूरे दक्षिणी हिस्सों में कंपन होता है, बिल्कुल सही है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दोनों प्लेटों आपस में मिलेंगी तो जितने भी प्लेट के किनारे होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, ठीक है। जैसे जापान है जी, जापान भी एक प्लेट के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप आने के कारण जो होता है प्लेटों के किनारे रहने वाले स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भूकंप आते हैं कुमाऊं गढ़वाल या पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इनके लिए सभी कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, देश में आए भूकंपों का कितना प्रतिशत लगभग हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं? तो देश का लगभग अगर हम बात करें तो हिमालय के वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग जो आते हैं वो 70%, देश की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करता था इससे पहले विश्व की, वो वाला क्वेश्चन दूसरा था, वो था विश्व के 68% टोटल भूकंपों में से उत्तराखंड में कितने आते हैं, तो वो था आपका 10% हिमालय क्षेत्र में। अब बात करें टोटल हमारे इंडिया के, तो इंडिया के अंतर्गत अगर हम इंडिया को 100% मान लें तो उस 100% में से हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में हिमालय या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने भूकंप आते हैं, तो 70% भूकंप तो पूरे देश के हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। आपको अधिकतम भूकंप जो देखने को मिलेंगे वो हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ना कि आपको नीचे दिल्ली में भी आते हैं, बट आपको नीचे के क्षेत्र में दिल्ली, MP, आपका कर्नाटका, या आप कहें कि मुंबई, इधर को आपको कोलकाता, यहाँ को को कम मिलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ पर दो हिस्से
मिलते हैं, दो प्लेटों का आपस में मिलन होता है, जिस वजह से यहाँ पर भूकंप की संभावना सबसे ज़्यादा देखने को हमको मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप, बाढ़ व भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? आपदा प्रबंधन का गठन उत्तराखंड करने वाला सबसे पहला राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन का गठन कर दिया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन योजना सन 2013 में आ गई थी। ठीक है, और अगर एसडीआरएफ की बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एसडीआरएफ का गठन भी 2013 में कर दिया गया था। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ के तर्ज पर यहाँ पर 2013 में एसडीआरएफ का गठन कर दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राज्य आपदा प्रबंधन योजना, तो वो भी एसडीएमपी की जो शुरुआत की गई थी वो भी जुलाई 2013 में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का यहाँ पर गठन कर दिया गया था। ठीक है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड राज्य पहला राज्य था, क्योंकि 2013 ही क्यों कह रहा हूँ मैं, 2013 में यहाँ पर एक आपदा आई थी, और वो आपदा आई थी आपकी कहाँ पर, चौराबाड़ी झील टूटने की वजह से मंदाकिनी नदी में आपदा आई थी। उस आपदा में कई लाखों लोग बह गए थे, कई लोग दब गए हैं, जिनके आज तक कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, इसीलिए नदी तटों पर निर्माण पर रोक 1 जुलाई 2013 में लगा दी गई। 1 जुलाई 2013 में नदी तट पर निर्माण पर रोक लगा दी गई है उत्तराखंड में, और आप नदी के तट पर कहीं भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो। पहले जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अभी दोबारा अब नदी किनारों पर आप निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि 2013 की जो आपदा आई थी उसमें हुआ क्या था कि मंदाकिनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसका जितने किनारे पे जितने होटल वगैरह बने हुए थे सब उड़ा के ले गई मंदाकिनी अपने साथ। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ये चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन सबसे पहले उत्तराखंड में कर दिया गया था, और यह सन 2013 में कर दिया गया था। ठीक है, तो उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगर वीडियो सही लग रही हो तो उसको लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा। ठीक है ना, और वीडियो आपको पूरी देखनी है। अगर आधे में छोड़ दोगे तो आगे आने वाली और इम्पोर्टेंट जो मेरी जो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ बातें आपको बताऊँगा जो करंट अफेयर संबंधित है वो आपकी छूट जाएंगे। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, तो उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठन हेतु किस देश का मॉडल लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें आपदा प्रबंधन के लिए जो मॉडल हम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो इसको हमने लिया है कहाँ से? ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने आपदा प्रबंधन का मॉडल लिया था, ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर ये बनाया गया है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण केंद्र, जिसको हम बोलते हैं DMMA, ठीक है, DMMA का है, उसका गठन हमने किया था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमने किया है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, इस सब का हमने गठन किया है। तो इस प्रकार प्रत्येक जनपद में एक एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया निधियों व आपदा न्यूनीकरण निधियों का गठन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया है। याद रखना, आपदा से निपटने के लिए हमने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपदा को नियंत्रण करने के लिए राज्य ने कितने स्तरीय जो है वो वाली रणनीति तैयार की है? तो कितने स्तरीय वाली रणनीति हमने तैयार की है? तो ये करी है हमने यहाँ पर त्रिस्तरीय रणनीति हमने तैयार यहाँ पर करी हुई है। ठीक है, आपदा से निपटने के लिए। ठीक है, त्रिस्तरीय मतलब कि अगर हम बात करें जैसे कि आपदा प्रबंधन मंत्री है, आपदा मंत्रालय है, ठीक है, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र है। इस प्रकार से हमने त्रिस्तरीय इसको मॉडल हमने इसका बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई आधार पर हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो और इसके अलावा जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म डाडी कांटे की गोद में ये भी प्रदर्शित करवाई गई थी, इसलिए आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी यहाँ से किया जाता है। ठीक है, तो त्रैमासिक पत्रिका है कौन सी? आपदा प्रबंधन, उसका भी जो हम लोग प्रकाशन करते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे है यहाँ पर भूकंप से बचाव हेतु मुख्य उपाय क्या है? ठीक है, भूवैज्ञानिकों ने इससे विशेष से भवनों के मानक तैयार करवाना बिल्कुल सही है। पहाड़ों पर बहुमंजिला भवन बनाने से बचाव, ये भी बिल्कुल सही है। और पहाड़ क्षेत्र में 12 मीटर से ऊंचे स्थानों पर निर्माण पर रोक लगा देना, ये उपरोक्त तो सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी जो है इसके सही आंसर हैं। अगला है भूकंप का अध्ययन करने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? तो वो आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का हम प्रयोग करते हैं भूकंप मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा रिक्टर स्केल का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रिक्टर स्केल है, सिस्मोग्राफ यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। रिक्टर स्केल की खासियत बताऊँ मैं, ये 1 से लेके आपका 10 तक का होता है। 0 से मतलब आपका माने हम तो 0 से लेके 10 तक का हमको मान सकते हैं पूरा। तो हम जैसे देखते हैं 1
तीव्रता वाला था, 2 तीव्रता वाला था, 3 तीव्रता वाला था, इस प्रकार से। तो इसमें 1 2 3 4 करके आता है, तो उसी को हम बोलते हैं 3 तीव्रता वाला था, 4 जिस नंबर पर वो भूकंप का आपका इस प्रकार से नापा जाता है भूकंप यहाँ पर। तो यहाँ पर जितनी तीव्रता तक वो जा रहा है, भूकंप की लाइन जितनी तीव्रता जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं 1 तीव्रता वाला था, 3 था, 4 था। इसमें पहली जो नंबर होता है वो दूसरे नंबर से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब अगर पहला वाला एक अगर जितना कम पावरफुल है, तो अगला भूकंप का झटका अगर 11 में पहुँच गया तो 10 से यानी कि 8 से 9 में या 6 से 7 में पहुँच गया तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगला है आपका यहाँ पर भूकंप, उत्तराखंड भूकंप के किस जोन में आता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने भूकंप के जोन रखे हैं वो रखे हैं हमने आपका भूकंप में जोन 2, 4 और 5, 2 प्रकार के हमने यहाँ पर जोन रखे हुए हैं, ठीक है। 4 वाला जोन रखा है और 5 वाला जोन रखा है अपने पास। तो यहाँ पर हम बात करें जो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर ज़िले जो हैं वो जोन 4 में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जो आते हैं वो जोन 5 में आते हैं, जो अति संवेदनशील माना जाता है, ठीक है। तो इनमें भी धारचूला, मुनस्यारी, कपकोट, भराड़ी, चमोली, उत्तरकाशी में जो भूभाग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, ठीक है। तो हमने 2 ही जोन पर अपने आप को बांटा हुआ है, जोन 4 और जोन 5। याद रखना उत्तराखंड में कितने जोन आते हैं भूकंप के, तो 2 जोन आते हैं बस, ठीक है। वैसे तो भूकंप के जोन 1 2 3 4 5 होते हैं, 5 जोन होते हैं, बट हमने 5 जोन नहीं बांटे हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड को 2 ही जोन में बांटा है, एक 4 में और 5 में। अगला आता है हमारा तिलाड़ी वन आंदोलन उत्तराखंड के क्षेत्र में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था तिलाड़ी वन आंदोलन टिहरी में चलाया गया था उस समय, लेकिन ठीक है। इसके अगर बात करें 1930 वाला, तो वो आपका तिलाड़ी वाला जो हुआ था वो 1930 का, ये यहाँ पर मुझे लग रहा, तो इसको डाल दिया गया है इन लोगों ने, कुछ क्वेश्चन वहाँ से यहाँ डाल दिए गए हैं। तो रिपीटेशन आपको हो जाएगा। इससे पहले वन आंदोलन आपको पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी में से रिपीटेशन यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको बीच बीच में याद आता रहे। तो तिलाड़ी वन आंदोलन का घटना 30 मई 1930 को हुई थी, जो टिहरी में हुई थी। ये जो क्षेत्र है उस समय तत्कालीन टिहरी में था, आज ये रवाई क्षेत्र जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। आज तिलाड़ी का जो मैदान है वो यहाँ पर है। तो 1928 में एक भू कानून लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो गांव की ज़मीन थी वो भी गवर्नमेंट के अधीन पर आ रही थी। तो इस वजह से तिलाड़ी के लोगों ने आज़ाद पंचायत का गठन किया और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि इस भू कानून का विरोध किया था। तो यहाँ पर चक्रधर जुयाल ने गोली चलाई थी। चक्रधर जुयाल को जनरल डायर ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, गढ़वाल कहते हैं, और इस नरसंहार को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो इसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बारे में अधिकतम जानकारी आपको जो मिल जाएगी वो मेरे उन वीडियो में मिल जाएगी जो मैंने इससे पहले अपलोड करी हुई हैं, जो है आपकी वन और वन आंदोलन, वन्य जीव। अगला है राज्य की क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था। तो ये टिहरी के बेलंगना क्षेत्र में 1994 में सुरेश भाई द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अगला महिला मंगल दल किस आंदोलन से संबंधित। तो महिला मंगल दल की हम बात करें, जो महिला मंगल दल इसको संभालती हैं वो है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन जो है यह महिला मंगल दल यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी को बचाने के लिए इसको चलाया गया था। आगे है यहाँ पर शादी के अवसर पर वृक्षारोपण किस आंदोलन की पहचान है। तो वह है आपका मैती आंदोलन। मैती आंदोलन सन 1996 में ग्वालदम से शुरू किया गया था कल्याण सिंह रावत द्वारा। अति संवेदनशील जोन 5 में उत्तराखंड का कौन सा जिला आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको अति संवेदनशील जिला जो है यहाँ पर जो जोन 5 में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और ये सभी, ठीक है। जोन 5 में कौन कौन सा आते हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। जोन 4 में कौन कौन सा आते हैं, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, ये जोन 4 में आते हैं। अगला प्राकृतिक आपदा प्रबल जोन 4 में कौन सा जिला आता है। तो देहरादून, टिहरी, नैनीताल, ये सभी जिले जो आते हैं वो जोन 4 में आते हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ व चंपावत भूकंप जोन के किस भाग में आते हैं। तो पिथौरागढ़ और चंपावत की यहाँ पर बात हो रही है। तो पिथौरागढ़ चंपावत जो आएंगे वो जोन 5 में आएंगे। किस में आएंगे वो, जोन 5 में। तो जोन 5 में आते हैं आपके ये। अगला आएगा हमारा राज्य के प्रमुख उधमसिंह नगर जो है भूकंप जोन किस भाग में आता है। 24 में उधमसिंह नगर भूकंप जोन में किस में आएगा। तो वो आता है 4 में। भूकंप का जो जोन 4 है उसमें आता है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधमसिंह नगर। राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो राज्य की प्रमुख आपदाएं जो होगी, भूकंप, भूस्खलन होगा, बिल्कुल होगा, और इसके अलावा अतिवृष्टि, बादल फटना होगा, बाढ़ और हिमपात होंगे। तो ये सभी इसमें सही आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा से उत्तराखंड पीड़ित नहीं है। तो कौन से
आपदा से पीड़ित नहीं है। देखो चक्रवात यहाँ आते नहीं है, सुनामी समुद्र में आती है, चक्रवात भी समुद्र के किनारे आते हैं, और भूक्षरण भी यहाँ पर उतना नहीं है, तो ये सभी हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है आपको। अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन में बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आती है, किच्छा, सितागंज, दुर्ग आदि में, ठीक है। भूकंप सर्वाधिक अपूर्व, सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और पिछले दशक के दौरान सुनामी से सर्वाधिक नुकसान उत्तराखंड राज्य में हुआ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य चुनना है, तो डी वाला। तो सुनामी का जो प्रभाव होता है वो हमें समुद्र में देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि सुनामी का आने का कारण जो है वो भी आपका भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बट वो उसका जो सुनामी जो नाम है वो आपका सागर के लिए युक्त किया जाता है। अगला है, राज्य के कितने केंद्रों में, राज्य के कितने जिलों में केंद्र सरकार के सहयोग से आपदा जोखिम परियोजना संचालित की जा रही है? आपदा जोखिम परियोजना जो संचालित की जा रही है वो की जा रही है आपका 8 जो केंद्र है वहाँ पर। अगला, उत्तराखंड से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सुभेद्यता क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक क्रम का। तो सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर इसलिए आता है कि भूस्खलन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं काफ़ी, ठीक है। अगला है आपका, राज्य के प्रत्येक जिले में डीएम के अधीन कितनी राशि से आपदा प्रबंधन कोष बनाया गया है? तो ये लगभग जो धनराशि है 50 लाख का एक आपदा प्रबंधन कोष बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? ठीक है, तो जो सर्वाधिक भूकंप तीव्र था इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यह आपका चमोली का। अब देखते हैं कुछ भूकंप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से भूकंप कब आए थे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये बात कर रहा है 1999 का, ये प्रश्न एक बार आया है अभी हाल ही में, एक शॉर्ट हैंड का पेपर हुआ था जनवरी में, तो उसमें पूछा गया था कि चमोली का भूकंप कब आया था, तो 1999 में आया था। 19 मार्च 1999 को ये 6 के हिसाब से आया था। बट इसमें से अगर हम बात करें अब यहाँ पर 1991 का एक भूकंप भी आया हुआ है, ठीक है, उत्तरकाशी का, वो भी 6 का ही है। इसके अलावा धारचूला का 1980 का आया हुआ है धारचूला भूकंप, ठीक है, ये भी 6-5 का है। और कपकोट का भूकंप है, इसमें कैपकोट लिखा है, कपकोट बागेश्वर वाला है, 1958 का यहाँ पर ये भूकंप आपको देखने को मिल जाएगा, और वो भी आपका 6 का ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चमोली का है इन 4 ऑप्शन से, ठीक है। अभी तक का जो सबसे तगड़ा भूकंप आया था वो आया था सन 1803 का, ये आया था आपका बद्रीनाथ में, ये आया था करीबन 9.0 का, जिसमें एक क्वेश्चन आता है कि अजयपाल का भवन कब टूटा था, तो 1803 के भूकंप में गिर गया था वो अजयपाल का, तो 1803 में आया था भूकंप, ठीक है। ये बहुत तगड़ा, अभी तक का सबसे तगड़ा भूकंप है। एक और पूछा गया है भूकंप, यहाँ पर बता दूँ आपको, वो पूछा गया है आपका 1998 का, 1999-98 का आपका पूछा गया था, वो मालपा जो भूस्खलन हुआ था उसमें, उसके बारे में पूछा गया, मालपा वाले का, ठीक है। तो उसको भी आप देख लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो मैं अभी आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी रुड़की विश्वविद्यालय ने एक EEW जो है एक ऐप बनाया है, ठीक है। ये जो आपका EEW जो बनाया है, भूकंप चेतावनी केंद्र जो है, ठीक है, तो अर्थक्वेक अलर्ट वार्निंग ऐप जो है आपका, ये वार्निंग ऐप जो बनाया गया है, ये ऐप अभी बनाया है, और ऐसा ऐप बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो इस प्रकार का, जिसने ये भूकंप वार्निंग ऐप बनाया है, पहला राज्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका इम्पोर्टेंट है, अभी करंट अफेयर का है। इसमें पहले ही क्या होगा, लोकेशन आपको भेज दी जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी इससे, जहाँ जहाँ भूकंप है लोगों की लोकेशन मिल जाएगी इससे। इससे अलावा ये कुछ पहले ही वार्निंग दे देगा, भूकंप आने वाले कुछ समय पहले वार्निंग आपको दे सकते हैं। तो IIT रुड़की ने यह बनाया हुआ है, ये पक्का पूछा जाएगा 100% आपको, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, इसमें हमने बात की थी, ये छोटा चैप्टर था, इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अगला चैप्टर हमारा, अगला जो चैप्टर आने वाला है इसी में हम उसको आगे पढ़ेंगे, कृषि पशुपालन वाला चैप्टर है, और इसके अलावा और खनिजों के चैप्टर हैं, अभी तो बहुत चैप्टर्स में आगे को हैं, तो इससे हम संबंधित बात आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी मेरी जिसमें हमने बात की थी उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन वाले की, ठीक है।